आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 33, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजलक्ष्मी ने आज सवेरे से विनोदनी को नहीं बुलाया। विनोदनी नियमानुसार भंडार में गई, किंतु राजलक्ष्मी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर भी उसने कहा, बुआ जी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। ठीक रहे भी कैसे? कल रात को लाला जी ऐसी करतूत कर बैठे कि जिसका ठीक नहीं। एकदम पागल की तरह चले आए। मुझे तो फिर नींद ही नहीं आई। राजलक्ष्मी मुंह भारी किए बैठी रही, हाँ या ना कुछ जवाब ही नहीं दिया। विनोदनी बोली, शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, बस फिर खैर कहा। उसी वक्त नालिश और फैसले के लिए भाभी पर दहावा बोल दिया। सवेरे तक वहां सब्र किसको है? कुछ भी कहो बुआ जी, तुम नाराज ना होना। तुम्हारे लड़के में और चाहे 1000 गुण हो, पर धीरज तो रत्ती भर भी नहीं है, इसीलिए मुझसे उनकी नहीं बनती। राजलक्ष्मी ने कहा, बहू तुम झूठ बक रही हो, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। विनोदनी ने कहा, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा बुआ जी। तुम्हारे मन को चोट पहुंचेगी, इस डर से झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के दोष ढकने की कोशिश कर रही थी मैं, पर बात ऐसी है कि ढकी नहीं जा सकती। राजलक्ष्मी ने कहा, अपने लड़के के दोष गुण मुझे सब मालूम है, पर तुम ऐसी मायावनी हो ये मैं नहीं जानती थी। विनोदनी कुछ कहने के लिए उद्यत हुई और उसी क्षण अपने को संयत करके बोली, सो तो बात ठीक है बुआ जी, कोई भी किसी को नहीं जानता। अपने मन को भी क्या सब जानते हैं? तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी के जरिए अपने लड़के का मन बहलाना नहीं चाहा था? एक बार जरा सोच कर देखो। राजलक्ष्मी सहसा आग की तरह उद्दीप्त हो उठी, बोली, अभागिन कहीं की, लड़के के संबंध में मां को तू इस तरह बदनाम करती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती? विनोदिनी ने अविचलित भाव से कहा, हम औरतों की जात ही मायावनी की जात है। मेरे अंदर क्या माया थी सो मैं नहीं जान सकी, पर तुम जान गई, और तुम्हारे अंदर क्या माया थी सो तुम नहीं जान सकी, मैं जान गई। पर माया थी जरूर, नहीं तो ऐसी घटना हरगिज नहीं हो सकती थी। जाल मैंने भी कुछ जानकर और कुछ बिना जाने बिछाया था, और जाल तुमने भी कुछ जानकर और कुछ बिना जाने बिछाया था। हमारी जात का धर्म ही ऐसा है, हम सब मायावनी हैं। मारे क्रोध के राजलक्ष्मी का कंठ रुक आया, उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। जल्दी से वे वहां से उठकर चली गईं। विनोदनी उस निर्जन कोठरी में बहुत देर तक स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों से चिंगारियां सी छूटने लगीं। सवेरे का घर का काम धंधा हो चुकने के बाद राजलक्ष्मी ने महेंद्र को बुलवा भेजा। महेंद्र समझ गया कि कल रात की घटना के विषय में उससे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले विनोदनी से उसे अपने पत्र का उत्तर मिल चुका था और उससे उसका मन अत्यंत विकल हो उठा था। उस आघात के प्रतिघात स्वरूप उसका संपूर्ण तरंगित हृदय विनोदनी की ओर जोर से दौड़ा चला जा रहा था। उस पर फिर मां के साथ उत्तर प्रत्युत्तर करना उसके लिए असाध्य था। इसलिए इस समय उसके लिए आवश्यक हो गया कि वो घर से कहीं दूर जाकर सब बातों पर ठीक से विचार कर देखे। उसने नौकर से कह दिया, मां से जाकर कहना, आज कॉलेज में मुझे एक जरूरी काम है, अभी जाना है, लौटूंगा तब मिल लूंगा उनसे। इतना कहकर वो भगोड़े की तरह उसी वक्त कपड़े पहनकर बिना खाए पिए घर से भाग खड़ा हुआ। विनोदनी की जिस निष्ठुर निदारुण चिट्ठी को आज सवेरे से वो बार बार पढ़ता रहा है और जेब में लिए लिए फिर रहा है, उस चिट्ठी को वो भागने की जल्दी में कुर्ते में ही धरी छोड़ गया।
कुछ देर पहले एक बार जोर की वर्षा हुई और बंद हो गई थी। अब दिन बदली का सा हो रहा है। विनोदनी का मन आज बहुत ही उदास है। मन में किसी तरह की अशांति या दुख होता है तो विनोदनी काम की मात्रा बढ़ा देती है। इसी से उसने आज दुनिया भर के कपड़े इकट्ठे करके उनमें निशान लगाना शुरू कर दिया है। आशा के पास जब कपड़े लेने गई तो आशा का मुंह देखकर उसका और भी मिजाज बिगड़ गया। संसार में अगर अपराध ही होना है तो अपराध की सिर्फ लांछना ही क्यों भोगी जाए, उसका जो सुख है उसे क्यों नहीं भोगा जाए। फिर झमझम वर्षा होने लगी। विनोदनी अपने कमरे में जमीन पर बैठी है। उसके सामने कपड़ों का ढेर पड़ा है। खेमी नौकरानी एक एक कपड़ा आगे बढ़ाती जाती है और विनोदनी उसमें निशान डालने की स्याही से ही निशान डालती जाती है। इतने में बिना कुछ कहे सुने सहसा दरवाज़ा खोलकर महेंद्र एकदम भीतर चला आया। खेमी दासी हाथ का काम छोड़कर सिर ढकती हुई बाहर भाग गई। विनोदनी हाथ का कपड़ा फेंककर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ी हुई। बोली, जाओ, मेरे इस कमरे से तुरंत चले जाओ तुम। महेंद्र ने कहा, क्यों, क्या किया है मैंने? विनोदनी ने कहा, क्या किया है? डरपोक कायर, क्या करने का सामर्थ्य है तुम में? ना तो तुम प्रेम करना जानते हो, न कर्तव्य करना। फिर फजूल में मुझे क्यों इस तरह बदनाम कराते हो? महेंद्र ने कहा, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ये बात तुम कहती हो? विनोदनी ने कहा, हाँ हाँ, मैं कहती हूं। दुबका चोरी, दबाना ढकना, एक बार इधर तो एक बार उधर। तुम्हारी इन चोर की सी प्रवृत्तियों को देखकर मुझे तुमसे घृणा हो गई है। ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम जाओ यहां से। महेंद्र एकदम मुरझा सा गया, बोला, तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद? विनोदनी ने कहा, हाँ, घृणा करती हूं। महेंद्र ने कहा, अब भी प्रायश्चित करने का समय है विनोद। मैं अगर अब दुविधा न करूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलने को तैयार हो जाऊं, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? इतना कहकर महेंद्र ने विनोदनी के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींच लिया। विनोदनी ने कहा, छोड़ो, मेरे लग रही है। महेंद्र ने कहा, लगने दो, बताओ, चलोगी तुम मेरे साथ? विनोदनी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं। महेंद्र ने कहा, क्यों नहीं जाओगी? तुम ही मुझे सर्वनाश के मुंह तक खींच लाई हो, अब तो मुझे छोड़ नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। कहते कहते उसने बलपूर्वक विनोदनी को अपनी छाती के पास खींच लिया और जबरदस्ती छाती से लगाए रखने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम्हारी घृणा भी अब मुझे पीछे नहीं हटा सकती विनोद। मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा और जैसे भी हो तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। विनोदनी ने काफी जोर लगाकर अपने को अलग कर लिया। महेंद्र बोला, चारों तरफ तुमने आग लगा रखी है, अब ना तो तुम उसे बुझा सकती हो और ना निकलकर भाग ही सकती हो। कहते कहते महेंद्र का कंठस्वर ऊंचा हो उठा। उसने जोर से कहा, ऐसा खेल खेला ही क्यों तुमने विनोद? अब तुम इसे खेल समझकर छुटकारा नहीं पा सकती। अब तो दोनों की एक ही गति है, दोनों को एक साथ मरना होगा। इतने में राजलक्ष्मी चली आई। बोली, ये क्या कर रहा है महेंद्र? महेंद्र की उन्मत्त दृष्टि एक क्षण के लिए मां की तरफ फिरी और फिर दूसरे ही क्षण विनोदनी की तरफ हो गई। उसने कहा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर चल दूंगा, बोलो, चलोगी तो मेरे साथ? विनोदनी ने क्रुद्धा राजलक्ष्मी के मुंह की ओर एक बार देखा, फिर आगे बढ़कर अविचलित भाव से महेंद्र का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, हाँ, चलूंगी। महेंद्र ने कहा, तो आज भर के लिए तुम ठहर जाओ, मैं चल दिया। कल से तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी ना होगा। इतना कहकर वो चला गया। इतने में धोबी आकर विनोदनी से बोला, बहू जी, अब तो नहीं ठहर सकूंगा, आज फुर्सत ना हो तो रहने दीजिए, कपड़े में कल आकर ले जाऊंगा। खेमी ने आकर कहा, बहू जी सही कहता है कि दाना नहीं है। विनोदनी हर हफ्ते 7 दिन का दाना तुलवा कर अस्तबल भिजवा दिया करती थी और रोज खुद खिड़की के पास खड़ी होकर घोड़े का दाना खाना देखा करती थी। इतने में गोपाल नौकर आ गया और कहने लगा, बहू जी, झंडू आज साधु दादाजी से लड़ पड़ा, कहता है उससे मिट्टी के तेल का हिसाब ले लिया जाए और उसे नौकरी से छुट्टी दे दी जाए। घर गृहस्थी का सब काम पहले जैसा ही चलता रहा। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 33, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।